हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस एंड गर्ल्स। आज बॉयज वर्सेस गर्ल्स करके देखो फटाफट। पहले बॉयज, ओके भाई, रेडी है ना बॉयज? हाँ करता। गुड मॉर्निंग बॉयज। थोड़ा सा मेरे को विकेट डाउन लगता है बॉयज का। कितवा क्लास है भाई ये? चौथा। इसलिए तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। थक गए क्या तुम लोग? ओए जबरदस्त, बड़ा हो गया ये तो। इसमें लगा देना है। अच्छा चलो गर्ल्स की बारी अब। गर्ल्स रेडी? अभी देख गर्ल्स ही जीतने वाले ऑफ कोर्स। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बेयर मिनिमम में भी पता था जीत जाओगे ना वेन यू आर फाइटिंग अलोन। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप बोलना, थोड़ा सा मैं बोलता हूं, ठीक है भाई? आपका नाम क्या था? हाँ हाँ गगन, मैं यहां हूं दोस्त। पीछे इतना मत देख, कुछ हो जाएगा। हाँ बोल भाई, व्हाट डू मीन बाय ऑफर? अब देख पीछे। हाँ भाई ऑफर। ए रिमोट माइक दे रे भाई, माइक देना इसको प्लीज। ए पढ़ मत, मैं चेंज कर दूंगा क्वेश्चन ले माइक ले भाई, पीछे पीछे पीछे। हाँ अरे सर्वेश किधर था तू? 2 दिन से नहीं आया। तबीयत खराब? अभी ठीक है? क्या हो गया, फीवर? हंस क्यों रहा? झूठ बोला क्या? एसिडिटी हो गया? इतना खाना खा रहा है तू? हाँ भाई पढ़ लिया? अब बता व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस वो आउट ऑफ सिलेबस। देखो ईमानदारी से बोला था मत पढ़। अच्छा ऑफर ही बता दे, चल पढ़ा हुआ। when a person signifies to another his willingness to do something or to abstain from doing anything with a view of obtaining his assent to that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. ओके 70-80% तक आ गया, मतलब कंसेप्ट समझा दी उसने। ग्रामर ऊपर नीचे हो गया है ना? तू क्या हाँ बोल रहा बे? तू तो बेटा नीचे ही देख। अब कल भी पूछा था मैं तेरे को, कल नहीं आया था? अच्छा इसलिए नहीं आ रहा होगा ना ये वाला। कल भी 1-2 लोगों को पूछा था मैंने। हाँ भाई आप तो बता दोगे। सेकंड आप बताओ एक्सेप्टेंस। लो माइक आगे लाओ भाई फटाफट। बाकी लोग भी थोड़ा पढ़ लेना मैडम। हाँ भाई बता, तेरे को ही बोला, सेकंड टू ही है। अब इतना माइक आने के बाद मत बोलना नहीं आता। पहले बोला कर ये सब। नहीं आता तो फिर क्या हो रहा? शर्मा क्यों रहा तू? शर्मा मत बोले ली। सेक्शन जान दे रे, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे को, सिर्फ डेफिनेशन बता। कॉन्ट्रैक्ट आएगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या आएगा फिर? इतना डर क्यों है इस क्लास में? क्या करूं? शक्तिमान हो गया मैं? ऐसे कर रहा है कार्तिक। देखते उसको क्या चाहिए भाई? नहीं हो रहा? क्या हो गया? प्रेशर फिर हो लगा देखो। इधर आके थोड़ा ना बोलने बोला तेरे को, उधर ही बैठे बैठे बोलने बोला। और अच्छा मेरे को बताओ, कितने बच्चे क्लास में जिनको अभी तक ये डेफिनेशंस याद नहीं हुई? ईमानदारी से बता दो। नहीं हुई है? ओके आप में से कितने बच्चों ने घर जाके ये बुक खोलने का कष्ट किया है? अरे हाथ रहने दो ना ऊपर। ना समझे नहीं आप। इट इज 2 साइमल्टेनियस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या था? किसको डेफिनेशन याद नहीं हुई है? सिर्फ वो लोग हाथ ऊपर करो जिनको याद नहीं हुई है अभी तक, ईमानदारी से, ठीक है? अब बाकी लोग रहने दो। इन्हीं लोगों में से आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बुक भी ओपन नहीं करी? वो हाथ ऊपर रहने दो। अच्छा बुक ओपन करी, पढ़ा, फिर भी याद नहीं हो रहा? क्या बात कर रहे? मतलब तुम्हारा दिमाग ही नहीं है, ऐसा बोल रहे तुम लोग? कॉन्ट्रैक्ट का भी डेफिनेशन याद नहीं हुआ तुमको? हो गया। ऑफर का नहीं हुआ रहेगा? हाँ ठीक है, आज करेंगे मेहनत थोड़ा और, क्योंकि ये स्टार्ट है ना, बेस है। अगर बेस में अगर इतना ज्यादा आपने वो कर दिया तो आगे मैं फ्लश भी नहीं कर पाऊंगा। इतना करोगे तुम, समझ रहे हो क्या? ये सच्चाई है। अबे कितने चैप्टर्स है अपने को? 7। पहले चैप्टर में कितने यूनिट्स है?
9। पहले यूनिट के पहले कंसेप्ट पे ही ये लोग, हाँ सॉरी, वही सेकेंड चैप्टर बेटा, मतलब पढ़ाने के लिए पहला चैप्टर। तो ऐसा मत करो भाई, 2-4 डेफिनेशन बोला है, ठीक है। चलो अपन सब साथ में बोले फिर। सर बोलूं? ओके, ये सर हम कोरस आता है हमको। सर ओके, बोल रहे क्या तू? मैं तो उम्मीद छोड़ देता भाई, बता। माइक चालू नहीं था। हेलो हेलो। हाँ भाई, अर्ज कर अब तू। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. Proposal when accepted become a promise. बहुत अच्छे, सही बोला इसने। ओके, अब बेटा पीछे देखा तो तेरे को आगे बैठा दूंगा, फिर पीछे ही देखते रहेगा तू, है ना? ठीक है। प्यार मोहब्बत चल रही ना अभी क्लास में, तो प्यार मोहब्बत में रहो। चलो, क्या होता है, उस आदमी ने क्लास में मस्ती करना जिसको अगर मैं पकड़ लूं तो बोलते आए, है ना, वो डिजर्व करता है। जो वैसे ही क्लास में 80% में चला गया है, वो मेहनत करे तो फिर वो क्लास में बैठेगा, बाहर बैठेगा, मेरे लिए सेम है, क्योंकि रिजल्ट तो उसमें से आने वाला है नहीं। मैं 12th पढ़ा रहा हूं किधर, अगर मैं 12th पढ़ा रहा हूं तो बहुत चिल होता। मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, मैं जो कोर्स पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है उसमें कितना डिमांड है, और मुझे भी पता है कि उसमें कितना सेक्रीफाइस है। एंड आई नो, गलत बात नहीं, आई नो दैट नॉट एवरीवन is capable to sacrifice that much. मगर it should not happen. Try and understand from my point of view. मान लो आपके आगे पीछे आजू बाजू कोई एक ऐसा बंदा या बंदी बैठी है जो सच में सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो घर जाके एक्चुअली मोबाइल में स्क्रोलिंग कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे, बेचारे किताब खोल के पढ़ रहे। अब उनके साथ क्लास में क्या हो रहा है मालूम? वो अपना पूरा मेहनत करे 20% में आने का, आप उनको पीछे खींच रहे हो। शुड दिस हैपन इन दिस क्लास? जो बच्चा वो 20% के लिए मेहनत कर रहा है, वो डिजर्व करेगा क्या कि दूसरा मेरे आजू बाजू टाइम पास करे, मस्ती करे, मुझे भी डिस्ट्रैक्ट करे? तो वो बंदे के दिल से पता है क्या आवाज आती है? भाई जब तेरे को पढ़ना ही नहीं है तो क्लास में आया क्यों है? तू बाहर बैठना। सबसे सिंपल है, जब तक आप किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, मैं सब इग्नोर करूंगा। करेक्ट? हम पूरा मस्ती के साथ क्लास करेंगे, लेकिन द मोमेंट आई सी कि समवन इज डिस्टर्बिंग समवन, मतलब 80% वाला 20% वाले को डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं शांत बैठूंगा नहीं। फिर मैं क्या बोलते, काली माता वाला अवतार लूंगा और त्रिशूल मारूंगा ऐसा टप से, है ना? ठीक है, वापस आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? फटाफट। एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट? एवरी प्रॉमिस and every set of promises forming consideration for each other. What do you mean by promise? When a person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to have been accepted, and proposal once accepted becomes a promise. What do you mean by proposal? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing something with the view of obtaining assent of that other person to such act or abstinence, he is said to be making a offer. बहुत सारे लोगों को याद हो गया? कितने लोगों को कॉन्फिडेंटली सब कुछ याद हो गया? वेरी गुड, आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप लोगों ने वो पहला स्टेप लिया है 20% में एंटर करने का। नाउ व्हाट इज द डिफिकल्ट पार्ट? टू स्टे देयर। दैट रिक्वायर्स मोर एफर्ट्स, दैट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट्स। ओके, आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ यू। हाउ मेनी एसेंशियल एलिमेंट्स आर देयर? पहला क्या बोला उसमें? मिनिमम 2 पार्टीज चाहिए। केस लॉ, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही थी, असेट पार्टनर घर ले जा, सेल्स टैक्स ऑफिसर ने बोला क्या चाहिए? सेल्स टैक्स। मिलेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, पति पत्नी, बैल्फोर वर्सेस वेल्फोर। क्या बोला था पति ने? मैं आपको $20,000 दूंगा, दे पाया? वो पुलिस में चली गई, जा सकती है, केस फाइल होगा। वाई? देयर वॉज नो इंटेंशन। तो पापा ने अगर आपको वादा किया तो कि पेमेंट देंगे, साइकिल दिलाएंगे, कार दिलाएंगे, वॉटएवर, आईफोन दिला देंगे, क्या ये सब सोशल डोमेस्टिक में आएगा? पक्का? ओके। नेक्स्ट, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद। 2 एग्जांपल्स। इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए? रिटर्न। ओरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड। इमोरल प्रॉपर्टी, रजिस्टर होगा तो फाइनल होगा, नहीं तो रजिस्टर्ड नहीं है तो फाइनल नहीं है। नेक्स्ट, certainty of meaning, 10,000 liter of oil, which oil? Not specified. Whatever is in my bank account I will pay. ये एक सर्टन है। आपके पास गोडाउन में जितना भी माल है मैं पूरा परचेस कर लेता हूं, क्या ये एक सर्टन कॉन्ट्रैक्ट है?
आपको पता है कितना माल है? नहीं, फिर कैसे अमाउंट डिटरमाइन करेंगे? सो द कॉन्ट्रैक्ट नीड्स टू बी सर्टन, ठीक है। आगे जाके हम कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टन भी पढ़ेंगे, बट यूनिट नंबर 3 में। अभी इतना काफी है। नेक्स्ट, मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ ले आऊंगा, डिस्कवरिंग ट्रेजर बाय मैजिक, 10 रुपए लेके सीए बना दूंगा। ये सब इंपॉसिबल टू परफॉर्म है एंड देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट वैलिड। एक बात मैंने कल आपको पढ़ाई थी, कंसेंट। व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट? मीटिंग ऑफ माइंड्स। कैन आई से टू एग्री अपॉन सेम थिंग इन सेम सेंस? एक टर्म लिखवाया था इसके लिए, कंसेंसस एड इडम। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मीटिंग ऑफ माइंड्स। जो बेचने के लिए मैं आया वही आप खरीदने के लिए आ रहे हो, तब मैं कहूंगा कि हमारे बीच में कंसेंट है। एड्रेस्टिया के एग्जांपल में क्या हुआ था? सो one person wanted to sell ship, other came there to buy house property. That means they were not on the same page. There was no meeting of minds. Can I say there was consent? No. There was no real consent. मैं फिर से बता रहा हूं, एड्रेस्टिया में कंसेंट कब होता है? When there is meeting of mind. एड्रेस्टिया में मीटिंग ऑफ माइंड था क्या? आप कुछ बेचने आए थे, मैं कुछ खरीदने आया था, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि देयर इज कंसेंट? नो, देयर वाज नो कंसेंट। सिर्फ कंसेंट होना काफी है या कंसेंट का फ्री होना भी जरूरी है? फ्री होना भी जरूरी है। अब आप मुझे बताना वो कौन से 5 केसेस है? हाँ, बोल ही दिया। कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अगर मैं आपको बंदूक दिखाऊं, सुसाइड करने का धमकी दूं, मैं आपकी गाड़ी जब्त कर लूं, बोलूं कि जब तक मेरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, कोएर्शन ही है। दिस इज ऑल्सो कोएर्शन, ठीक है। मैंने आपको बोला कि बेटा मैं आपका टीचर हूं, 5 साल से आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपका डॉक्टर हूं, आप मेरी बात नहीं मानोगे, मैं आपका लॉयर हूं, मैं आपका सीए हूं। सर, इन सारी चीजों में अ पर्सन इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन और वो अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहा है टू गेन अनफेयर एडवांटेज, इसको बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। सर, एप्पल निकी के साथ जो हुआ था, व्हाट वाज दैट? फ्रॉड। आज आई नहीं निकी, गायब। ओके, वही एप्पल वाले को पकड़ने गई है। जिसका एग्जाम्पल ले रहा हो लोग गायब हो रहे भाई। ओके, और मेरी कार का वो हमने देखा था कल, माइलेज मेरे को पता नहीं था कितना है, हाँ मैंने बताया। तो क्या डिफरेंस है फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में? इंटेंशन का डिफरेंस है। बहुत अच्छे। इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज टू डिसीव, व्हाट इज इट? इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टी इज नॉट टू डिसीव, क्या दोनों केस का रिजल्ट है कि कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड? लेट्स नॉट गो कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा, बस इतना बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। फिर क्या है वो हम धीरे से पढ़ेंगे आगे। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एड्रेस्टिया। एड्रेस्टिया में मिस्टेक हुआ था, एक पार्टी कुछ बेचने गया था, दूसरा कुछ, तो देयर वाज नो कंसेंट एक्चुअली। और अगर आप उसको कंसेंट बोलोगे तो उसको रियल कंसेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज देयर वाज नो मीटिंग ऑफ माइंड। तो ये मिस्टेक से हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है सबको? और कुछ पढ़ा था क्या हमने? एग्रीमेंट पढ़ लिया था ना? फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट, एवरी टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट। अब इसके नीचे एक बार फटाफट लिख देना, फ्री कंसेंट, कंसेंट should not be caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake। आपको बस जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आपका कंसेंट कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया, यानी कि 1, 2, 3 और 4, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। वॉइडेबल कंसेंट अगर मिस्टेक से लिया गया है और उसमें भी बायलैटरल मिस्टेक है, मतलब कि दोनों पार्टीज गलत फहमी में आए हैं, देन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ये हम कब पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 3 में। अब यहां टेक्स्ट में भी दिया है, बट आपको बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आपको वॉइड वॉइडेबल क्या होता है यही नहीं मालूम अभी, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि अभी हम इतना बोलेंगे दैट द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड। अब वो वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। फ्री कंसेंट तक ठीक है। अब हम चलेंगे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, ठीक है। ये वाला एग्जांपल बस एक देख लेना,
To determine consensus ad idem, the language of the contract should be clearly drafted. All well, guys? If A says B, will you buy my red car for 3 lakh? Do you think there will be any kind of confusion? नहीं होगा ना. Of course, अगर उसके पास 6-7 रेड कलर की कार है तब कंफ्यूजन हो सकता है. बट अगर उसके पास 2 कार है, दोनों का कलर अलग है और वो स्पेसिफिकली बोल रहा है रेड कार, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे कॉन्ट्रैक्ट इज वेल ड्राफ्टेड, देयर इज नो कंफ्यूजन, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, सारे एसेंशियल्स है, देन इट कैन बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. बी सेज येस टू इट, देयर इज सेड टू बी कंसेंसस एड इडम, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड, यानी कि इट इज टेकन इन द सेम सेंस बाय बोथ द पार्टीज. ए थ्रेटन टू शूट बी इफ बी डज नॉट लेंड हिम 2 लाख रुपीज. ये भीख मांगने का एक नया तरीका है. ये क्या तरीका है भाई? बंदूक दिखा के भीख मांग रहा है बंदा. बोल रहा है बंदूक की गोली मार दूंगा अगर 2 लाख रुपए नहीं दोगे तो बी ने दे दिए 2 लाख रुपए. क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? क्या हुआ है उसके साथ? कोएर्शन. ये कोएर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, ये सब यूनिट 3 में आपको पढ़ाया जाएगा. अब आते हैं कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 चित्र दिख रहे हैं आपको नीचे, तीनों आपके काम के. देखो पहला क्या दिख रहा है आपको, उसके बाजू में क्या लिखा है? 18+. अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ठीक है, अभी कोई तो बोला था ना अभी अभी तुरंत में एकदम ताजा ताजा हुआ या होने वाला है. कौन उस दिन बोला था मेरा बर्थडे आ रहा है? आप बोले थे क्या? कोई तो बोला था ना मेरा बर्थडे आ रहा है, मैं 18 का हो जाऊंगा. अभी हो गया था क्या ना? कोई तो था ना, कहां गया? आया नहीं क्या? ऐसा कोई है जिसका बर्थडे एकदम करीब है, आने वाला है इसका? तो ये शर्मा क्यों रहा है? तो 18 को हो जाएगा. अभी हो गया. बता बेटा तेरा डेट ऑफ बर्थ बता. पार्टी नहीं मांगूंगा, डर मत. 14 मार्च को. नहीं, ईयर नहीं बताया तो भी चलता. अभी तू मेरे को शांति से जवाब देना. पूरी क्लास दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको अकेले को देना है, ठीक है भाई? 14 मार्च को इसका बर्थडे है भाई. आपको आपका समय ऑफ बर्थ याद है? टाइम ऑफ बर्थ. कुंडली बना रहा मैं तेरी. अबे 18 का हो गया ना, तुम लोग बोले ना 18 के बाद शादी कर सकते, लगे हाथ. हाँ, 11:30 AM PM बेटा, सुबह सुबह, ठीक है. 14 मार्च 11:30 AM. अभी से 18 साल पहले भाई का जन्म हुआ है. अब आप मुझे बताना 14 मार्च 2026 को वो 18 साल का हो रहा है, बराबर? वो माइनर से मेजर हो रहा है. अभी कितने बजे वो मेजर माना जाएगा? ऑल इन फेवर ऑफ 11:30, रेजर हैंड्स. शर्मा मत. बहुत पूरी क्लास से 11:30 बोला और जब ये हाथ रेस करने आया तो बोले ऐसा थोड़ी ना, ऐसा इंडिविजुअल पूछोगे थोड़ी ना हम जवाब देंगे, हम झुंड में जवाब देंगे, झुंड में. हाँ 12 मतलब दोपहर के, शाम के, रात के बाद. 1 मिनट. ये तुम बोल रहे हो 14 तारीख जब शुरू हुई वो, या जब 15 तारीख शुरू हुई वो वाला 12 बजे? मतलब 13 तारीख का 11:59 हुआ, उसके 1 मिनट बाद जैसे 12 बजे 14 मार्च ये सो रहा था, तब से इसको ऐसा वाइब्रेशन फील हुआ. इसको ऐसा लगा, ओ माय गॉड मेरी सुपर पावर्स जाग गई है. और इसके दोस्त था, इसको लात मार मार के केक काटा और ये तभी मेजर बन गया. अरे फिर 1 मिनट, तुम ना डिसाइड कर लो. 11:30 लाएगा कोई अभी भी? करेक्ट आंसर इज 14 को रात 12 बजे. जैसे 14 मार्च कब चालू होता? तो अब कोर्ट बोलता है हम हर एक के केस में थोड़ी ना देखते बैठेंगे भाई तू कितने पैदा हुआ था. मतलब मेरे को एक बात बताओ, ये सुबह 11:30 बजे हुआ, रात 12 बजे 14 मार्च हो गया. अब वो 6 घंटे में ऐसा क्या हो जाएगा? 12 घंटे में ऐसा क्या हो जाएगा कि सडनली मेजर बन जाएगा कि ओ माय गॉड अब दिमाग आया. इन्हें 11:29 तक आया, छोटा छोटा बच्चा 11:30. हाँ भाई सिगरेट ऐसा होता है क्या कुछ? भाई होने लगा 12 घंटे में कुछ. तो वो बोल रहे हैं कि लॉ क्या बोलता है, सिंपल रखते हैं, आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखेंगे और रात 12 बजे जैसी वो डेथ प्रकट हुई आप मेजर. यानी 11:59 पे अगर ये किसी का मर्डर करे और 12 बजे अगर किसी का मर्डर करे, क्या दोनों सिनेरियोस बहुत अलग अलग हो सकते हैं? क्या लॉ अलग अलग हो सकता है?
क्या इसको जेल में भेजा जा सकता है एक जगह और एक जगह पे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, बाल सुधार गृह? यस, देयर इज अ चांस। बहुत अच्छे चांस इसलिए बोला कि मर्डर हीनियस क्राइम है, उसके केस में कोर्ट हैज अ पावर कि हीनियस क्राइम के केस में समटाइम्स वो माइनर को माइनर ट्रीट नहीं करते। हमने निर्भया केस देखा दिल्ली वाला, देयर वाज माइनर इन्वॉल्व, बट इंस्पाइट ऑफ बीइंग माइनर हमने बोला कि ये हीनियस क्राइम है। मतलब आप नहीं बोल सकते तो बच्चा है, बच्चा ऐसा हरकत करेगा क्या? तो हर चीज में उसको बच्चा मत बोलो। हाँ, वो किसी का बटवा मार लेता और तुम बोलो ठीक है बच्चा है, तो हम समझ सकते हैं। अभी किसी का मर्डर कर रहा है और तुम बोलोगे बच्चा है। आपने देखा है देयर आर न्यूज, 8 साल का बच्चा मर्डर कर रहा है, सीरियल किलर था। तुमको चाहिए थोड़ा गूगल करना, तुमको पता चलेगा। तो तुम हर किसी को बच्चा नहीं बोल सकते ना, तो वहां पे लॉ के पास थोड़ा ऑटोनॉमी है। ओके, तो अब आप मेरे को बताना फिर से एक लॉजिकल सवाल, तुम लोग कोरस में ही जवाब दो, तुम वैसे ही अच्छे हो। 18 होना जरूरी है या 18 प्लस होना जरूरी है टू बिकम मेजर? 18 प्लस की जरूरत ही नहीं है आपको, यानी ठीक 12 बजे प्लस कुछ नहीं हुआ था, ठीक 12 बजे भी वो मेजर हो जाएगा। मैं क्यों 18 प्लस का दिमाग से निकाल रहा हूं, कई बच्चे फिर एग्जाम में ये सोच लेते कि नहीं अच्छा 18 प्लस मतलब कम से कम 19 होना चाहिए, ऐसा फालतूगिरी नहीं, ठीक है ना। 18 साल जैसे आप 18 के हुए आप मेजर हो गए। क्या मेजर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? यस, यानी अगर इसने 1159 पे किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया होता कि सर विल यू सेल योर फोन टू मी, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था। लेकिन 1 मिनट बाद उसने बोला सुनना दोस्त विल यू सेल योर फोन टू मी, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया। क्लियर है सबको? पक्का? प्रॉमिस? ओके। क्या आप लोगों ने कभी किसी बेवड़े को देखा है? मेरी तरफ मत देखो, ऐसा क्यों घूर रहे मेरे को, मैं तो सवाल पूछा। बेवड़ा देखा तुमने? क्या चलता बताओ। भाई कभी कभी बात तो सही, बात सही, पड़ा रहता है ना कभी कभी। हाँ, कभी कभी बाहर भी पड़ा रहता है, कभी किधर भी। क्या आपको लगता है कि कोई बंदा जो नाली में तैर रहा है, ठीक है, और उसका पूरा सुनना दोस्त तेरे पास एक कार है मैंने सुना, और वो तैर रहा है, बुलबुले निकल रहे हैं, और आप उसको बोल रहे भाई बस इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दे, मैं तेरे को निला धुला के घर भेज दूंगा, और डॉक्यूमेंट पे साइन करता है, आप उससे उसकी कार 10 रुपए में खरीद लेते हो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? अरे वो 18 साल के ऊपर का था, फिर भी नहीं होगा। सेंस में नहीं हो अपने, मतलब उसको अपना सही गलत नहीं समझ में आया। ठीक, मान लो वो नाली से उठा खुद से, ठीक है, फिर घर गया, नहाया धोया, सो गया। अगले दिन इससे पहले कि अपने रेगुलर काम पे जाता, आपने उसको रास्ते में पकड़ लिया और आपने उसको कहा कि सर विल यू सेल योर कार टू मी, और उसने कहा यस, अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? बट बंदा सेम है, एज सेम है, सिर्फ समय अलग हुआ है। एक बार वो नाली में तैर रहा था एक बार वो रास्ते पे चल रहा था। क्या आपको इससे कुछ लॉ समझ में आ रहा है? ये एक लॉ है, लॉ एकदम, अभी इतना छपरी लगा रहे हैं। लॉ ने देखो इसको कैसे लिखा, बोलते देयर आर पीपल हु आर यूजुअली ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड मतलब सेंसिबल, मुझे पता है कि मैं यहां से गिरूंगा तो मुझे लगेगी, ठीक है, ये इसको बोलते हैं साउंड माइंड। बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर मैं पी के यहां खड़ा होता तो मुझे क्या लगता, ये तो गादी है, इस पे मैं गिरूंगा उसको लगेगी मुझे कुछ नहीं होगा। इसका मतलब अब मैं कहां चला गया हूं? अनसाउंड माइंड। अब आप मुझे बताओ मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कब किया जा सकता है और कब नहीं? When I am of sound mind, you can enter into contract. When I am of unsound mind, you can not enter into contract. और if you try to enter, हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ये हो गए आम जिंदगी। अब एक मेंटोस जिंदगी। लॉ बोलता है देयर आर पीपल हु आर यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। अब एक गेम पलट गया। अब क्या बोल रहा हो, ये दिन भर भंडे है समझ रहे हो क्या? लोग रहते ना पागल असाइलम, पता है ना आपको, पागल खाना आगरा वगैरह, किस किस को पता है, कौन कौन जाके आया? अरे ऐसे ही दूर दूर से, अपने पूना में भी है। हाँ ये वो जेल है, हाँ उसके पीछे, हाँ हाँ उसका, हाँ हाँ यस करेक्ट, ये भाई को सब मालूम तो मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई बंदा पागल खाने में आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? लेकिन कभी तो घर आता होगा छुट्टियों में अरे छुट्टी मतलब कोर्ट क्या रहता है ना, कोर्ट के ऊपर पावर है, कोर्ट किसी को पागल घोषित भी कर सकती है और फिर सही भी घोषित कर सकती है। तो मान लो अथर्व गया था पागल खाने में, लेकिन अभी उधर जाके शॉक मिला उसको, उसकी पूरी दिमाग एकदम जगह पे आ गया और वो पूरा ठीक हो गया। तो भाई ने कोर्ट में अप्लाई किया, बोलता है सर नाउ आई एम सेन,
अब मैं सही हो गया हूं, उसकी बात सुन लेगा कोर्ट? नहीं तो फिर उनको पागल खाने में भेजेंगे हम। अब इसके ऊपर असेसमेंट होगा, इसकी रिपोर्ट्स निकाली जाएगी, टेस्ट किए जाएंगे, और उसके बाद हमको लगेगा नहीं अथर्व एकदम लॉजिकल है, एकदम उसको अपना भला बुरा समझ रहा है, अब इसको हम दुनिया में छोड़ देते हैं। जब किसी का मर्डर वर्डर करेगा तब देखेंगे क्या होता है आगे, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। अब ये जब बाहर आ गया, कोर्ट ने बोल दिया कि इज ऑफ साउंड माइंड, कैन आई एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम? और मेरे कॉन्ट्रैक्ट करने के 10 मिनट बाद अगर ये कपड़े खोल के रास्ते पे भागने लग गया तो? ये सीरियसली पूछ रहा हूं मैं, मेरे नहीं, उसके खुद के। जस्ट इन केस को इमेजिन कर रहा होगा कि किसके, बोला सर वो रास्ते पे पत्थर ले रहा है, कार आ रही है, पत्थर मार रहा है और भाग जा रहा है। अब बताओ मेरे कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? वैलिड है? सबको लगता है वैलिड है? सर कॉन्ट्रैक्ट के वक्त देखो कि बंदा कितना चढ़ाया हुआ है। अगर लगता है कि होश में है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, नहीं है तो नहीं। अभी जो मजाक का लग रहा है, इसके ऊपर रियल केसेस कैसे होते हैं मैं आपको एक मेरे क्लाइंट के साथ बताता हूं। उस बंदे ने अपनी बहुत मेहनत की पैसे से एक फार्म लैंड खरीदा, बहुत बड़ा एक बिल्डर था, उससे उसने लैंड लिया। बिल्डर एक्चुअली फार्म लैंड नहीं था, फार्म लैंड बिल्डर ने लिया था, बिल्डर ने उसको एने कन्वर्ट कराते ना, कन्वर्ट कराने के बाद वो प्लॉट्स लैंडस्केपिंग करके बेचा, और सारे टीचर्स ने मिलके वो एरिया प्लॉट्स परचेज किए। कुछ दिनों बाद एक केस फाइल हुआ एक अनजान व्यक्ति से, जिनको मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने अथर्व से, अथर्व वाज द बिल्डर, मैं बायर हूं, मैं क्लाइंट हूं, मैंने अथर्व से लैंड परचेज किया है, वो क्षितिज नाम का एक बंदा मेरे पे केस कर रहा है कि इस लैंड पे आप कुछ नहीं यूज कर सकते, मेरी लैंड है। मैंने कहा तू पहली बात है कौन? अथर्व करे समझ में भी आता है कि भाई हमारे बीच में ट्रांजैक्शन है। बोलते सुनो, अथर्व ने ये लैंड, क्षितिज बोल रहा है, मेरे पापा से ली थी। रुको तुमको समझाना पड़ेगा इसको, मजा आएगा अभी तुमको। अरे बहुत मजेदार है। तुम ये है बायर, दिख रहा है क्या तुम लोग को? और ये है सेलर, ठीक है? ये मेरा क्लाइंट है बायर। इसके ऊपर केस डाला है किसी मिस्टर एक्स ने, जो बोल रहा है कि जो सेलर है इसने मेरे फादर से ये लैंड परचेस की थी, और जब ये लैंड परचेस की थी मेरे फादर 10 बॉटल डाउन थे। 4 बॉटल, हाँ किसका? हाँ चल तेरा है क्या भाई? तो बोले ये जो लैंड ट्रांसफर हुआ है, ये ट्रांसफर ही वॉइड हो गया। बोले क्यों वॉइड हो गया? हाँ मतलब यू कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड। जिस वक्त ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पे अंगूठे लग रहे थे, उस वक्त मेरे पापा को नहीं पता था कि किसका हाथ, किसका अंगूठा, कौन सा पेपर। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने लिया क्या तुम्हारे पापा से? मैंने लिया इस सेलर से। तुमको केस डालना है सेलर पे डालो। एक्स बोलता है सेलर ने लैंड आपको बेची है, लैंड मेरी है। तो क्योंकि यही ट्रांजैक्शन वॉइड है, ये वाला भी ट्रांजैक्शन वॉइड है, आप इसको अपनी लैंड बोल ही नहीं सकते। क्या हुआ होगा? ऐसे अंदाज से बताओ क्या हुआ रहेगा? नहीं केस वेस हो गया, अभी एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? क्या मिस्टर एक्स को, ये एकदम सही बोला हो, ये हुआ। ये जितने भी, अच्छा ये एक क्लाइंट पे, मेरा क्लाइंट तो एक है ना, यहां पर कुछ 18 या 20 लोग थे जिन्होंने अलग अलग लैंड पार्सल लिए थे, ठीक है? ये बड़ा लैंड था ना, ये तो बहुत बड़ा। इसके बाद इस, अरे सुन तो बेटा, इलीगल सब बताता हूं। इसके टुकड़े करके यहां पे 18-20 लोगों ने लिया। अब ये भाई वहां का था गुन मतलब पता है, गुंडा। इसका बाप वैसे भी पिया नहीं पिया इसको नहीं मालूम, इसको सिर्फ इतना मालूम है कि ये लैंड है, मेरे पापा ने बेची है, मेरे को दोबारा पैसा इससे छापना है। कैसे छापू? तो एक केस कर दिया। इन सब 20 लोग जो बेचारे सपना देख रहे थे मैं अपना घर बनाऊंगा, इन सब के सपनों पे ला लिया हॉल्ट। केस कितने साल लगता है इंडिया में जीतने को? बेटा देखो, ये तो टपक लिए, कुछ सालों में ये भी टपक लेंगे, और ये दोनों बैठे रहेंगे और इनकी पूरी जिंदगी की अमानत पड़ी रहेगी लैंड लॉक्ड। मतलब ना वो पैसा निकाल सकते, ना बेच सकते, ना घर बना सकते, ना रह सकते। क्या करें? फिर भाई ने एक ऑफर दिया कि मैं आप लोगों का नाम केस से निकाल दूंगा अगर आप मुझे पैसा दे देते। सो दीज पीपल एंडेड अप पेइंग मोर मनी टू एक्स, और जो जो पैसा दे रहा था उसका नाम केस में से निकाला जा रहा था। एंड देन दे मेड देयर ओन हाउस एंड दे स्टार्टेड लिविंग देयर।
अब मेरे क्लाइंट जो थे वो एकदम एडमेंट थे कि हम नहीं देंगे, तो लिटरली 6-7 साल ऐसे ही वो केस चलता रहा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। फाइनली आई टोल्ड देम भैया पैसे दे दो, नहीं तो तुम 20-25 साल ऐसे ही बैठे रहोगे। वो लैंड का उतना एप्रिसिएशन भी नहीं है जितना पैसा आपका अटका है, एक बार का इसको पैसा देके बेच दो। क्योंकि देखो आपने जब लिया था तब रेट्स अलग थे, अब जब आप बेचोगे रेट्स अलग है। एप्रिसिएशन जो थोड़ा बहुत हुआ है, मान लो आधा एप्रिसिएशन उसको गया, आधा आपको गया, अपने पैसे निकालो और निकल लो। अब आप सोचो कितना गलत ये मेरा क्या बोलते उसको, मेरा कंसल्टेशन एडवाइस कितना गलत है। येट दिस इज द ओनली लॉजिकल थिंग दैट कुड हैव बीन डन। क्यों? यहां पर लॉ का ही इस्तेमाल हो रहा है, लॉ को ही तोड़ने के लिए। सो दैट इज वाई वी शुड अंडरस्टैंड कि जो हम रील और रियल लाइफ की बात करते हैं ना, वो ये है। कई बार ऐसे ही गुनेगार और गुनाह हमें एडजस्ट करके लेने पड़ते हैं, ये रियलिटी है। अब उसने बोला तो सब लोग शॉक थे, बट दिस इज व्हाट हैपेंड। ईच एंड एवरी पार्टी पेड एंड देन ओनली देगा ना वो प्रूफ लाकर अगली डेट पे लाएगा ना वो, अगली डेट पे लाएगा और बोलेगा कि मेरे पापा ड्रंक थे। ये पूछो, ये हमारे एरिया के अंकल है, इनके सामने डील हुआ था। अंकल बोलेंगे हाँ मैंने ही पिलाया था। अब आप आई विटनेस को क्या बोलोगे? अब आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं ऐसा थोड़ा, जो भी हुआ फिर मैं सेलर से अपना पैसा वापस ले लेता हूं। सेलर बोलेगा कि नहीं ये झूठी बोल रहा है, ये तो अनसाउंड माइंड का था ही नहीं। सेलर अपना एक विटनेस लाएगा, ये बिल्कुल बेवड़े नहीं थे, एकदम होश में, इनको पैसों की जरूरत थी इसलिए उन्होंने लैंड बेचा। अब दोनों आई विटनेस है और दोनों आई विटनेस बोल रहे हैं। कोर्ट ने क्या बोला? पुलिस इन्वेस्टिगेट करो, अगले तारीख तक इसका सोल्यूशन चाहिए। अगली तारीख आएगी 4-6 महीने बाद, फिर वहां पे क्या होगा? वो भी भूल गया, ये भी भूल गया, वो भी भूल गया, सब भूल गए, सब अपनी जिंदगी में व्यस्त। फिर वो तारीख पे आए, दोनों एक एक आई विटनेस को फिर से लेकर आए। उन्होंने बोला मैं तो सच बोल रहा हूं, दूसरा बोला मैं भी सच बोल रहा हूं। कोर्ट ने बोला अगली तारीख तक सॉल्व करना। और ये तारीख पे तारीख करते करते आपके 10 साल 20 साल निकल जाएंगे। एक तो जब तक वो इंटरेस्ट नहीं लूज कर लेता या आप इंटरेस्ट नहीं लूज करते। इसमें पता है कौन जीत रहा है? सिर्फ लॉयर, दोनों तरफ का लॉयर। समझ रहे क्या आप? अब आप समझना, आप एक और बात समझो, ये जो इसका लॉयर है वो क्या एक केस लड़ रहा होगा क्या? वो इसके लिए 50 केस लड़ रहा है भाई। मतलब उसका तो डील एकदम सस्ते में हुआ है कि मेरे सारे केस तू देख। ये लोग अपने काम धंधे छोड़ के जिंदगी में केस लड़ने बैठ जाएंगे। ये लोग अपना हार्ड एंड मनी और डालेंगे उस जगह पे जहां ऑलरेडी उनका पैसा फंसा है। यू अंडरस्टैंड द रैशनल? समटाइम्स जस्टिस इज ऑलवेज ओनली ऑन पेपर, रियल में नहीं है। अब क्या करूं, गलत है बट क्या करें? इज देयर एनी सोल्यूशन? तो आपको समझना पड़ेगा कि दिस, आई एम नॉट श्योर व्हाट एल्स कुड हैव हैपेंड। अंडरस्टैंड, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम नॉट अ लॉयर। ये किसके स्ट्रीम का काम है ये? तो दे माइट हैव सर्टेन सॉल्यूशंस फॉर दैट, बट पीपल आर, मैं आपको बता दूं अपनी मेंटालिटी ऐसी होती है। द मोमेंट आप भी अपने घर पे बोलना, जैसे ही कोर्ट कचेरी का नाम आया ना, आपके घर वाले बोलेंगे क्या करना है कर, इसको सेटल कर, आई डोंट वांट टू गो टू कोर्ट। एंड 90% ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस, केसेस में कॉम्प्रोमाइज होता है, सेटलमेंट होता है आउट ऑफ द कोर्ट इटसेल्फ, जो भी इसमें भी हुआ। कोई बात नहीं, उसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि एप्रिसिएशन हुआ था, एप्रिसिएशन का एक हिस्सा उसको देना पड़ा, उसका पैसा निकला, इन्वेस्टेड समवेयर एल्स। समटाइम्स नॉट एवरी बैटल इज वर्थ फाइटिंग, है ना? वी हैव टू, ये रियल वर्ल्ड क्या बोलते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा, तो ये जिस कंसेप्ट पे हम हंस रहे थे अभी कई लोग उस कंसेप्ट पे ऐसे रो रहे हैं। करेक्ट? एवरी स्मॉल थिंग दैट वी आर स्टडिंग टुडे मैटर्स इन रियल वर्ल्ड। कंपनीज के एक्विजिशन फेल हो गए बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मेलिटी शुड बी कंप्लाइड विथ। आप मतलब मैं आपके ऐसे रियल वर्ल्ड केसेस भी बताऊंगा। क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि ना अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत बेसिक चल रहा है, राइट? आई अंडरस्टैंड। अभी लग रहा होगा सर ये बहुत बेसिक आप पढ़ा रहे हो। ये बेसिक चीजें जब कोर्ट में अटकती है ना भाई, रोना आ जाता है, रोना कि भाई अब मैं क्या बोलूं इसको। जैसे इसने कहा कि हाउ वुड यू प्रूव, ना ये प्रूव कर सकता है कि वो ड्रंक था, ना वो प्रूव कर सकती कि वो ड्रंक नहीं था। अब कोर्ट क्या बोलेगी? तो प्रॉब्लम है। ठीक है, वापस से एक बार देखते हैं कंपिटेंसीज ऑफ पार्टीज। देयर आर 3 पार्टीज हु आर कंपिटेंट। कौन कौन कंपिटेंट होता है बताओ?
एनी पर्सन हु इज मेजर नॉट अ माइनर, मतलब हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी एज पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट. ये जो 18 साल लिखा है ना, हमारे यहाँ एक एक्ट है उसमें लिखा हुआ है, इसलिए 18 साल बोलते हैं हम लोग. इंडियन मेजोरिटी एक्ट है. तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से आप 18 साल के होते ही मेजर होते हो, मेजर होते ही यू आर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. एनी पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब उसको अपना सही गलत अच्छा बुरा कॉन्ट्रैक्ट में वो साइन करेगा तो उसका क्या होगा, उसको क्या देना है, उसको क्या मिलेगा, उसको सब समझ रहा है. ठीक है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, he should not be expressly disqualified. Do you think a person who is in jail, मतलब convicted, should be allowed to enter into contract? Do you think a person who is insolvent, कोई मुझे इस क्लास में बता सकता है insolvent मतलब क्या? Bankrupt. Sorry? बोलो बेटा, बोलो बेटा. I wanted this to come so that I could debunk this myth. All in favor of this, kindly raise your hands. All in favor. This is wrong. So that is what ना, उसके पास कुछ बचा नहीं है कुछ पे कर सके, but he has to pay, right? So you are saying the same thing ना, कि that his liability is more than his asset, right? That's wrong. इक्वल है तो फिर क्या, अगर मेरी असेट 100 रुपए की है, लाइबिलिटी 100, मालूम है, जा असेट लेके चले जा. बाद में भी नहीं पे कर सकता. ओके, लिटिल बिट राइट. व्हाट इज द बुक डेफिनेशन ऑफ द कंसेप्ट इंसॉल्वेंट? व्हेन अ पर्सन इज इनकैपेबल टू रीपे हिज डेट एज एंड व्हेन they become due. मेरे ऊपर 5 करोड़ का लोन है, मेरे पास 2 करोड़ की असेट है. डज दैट मीन आई एम इंसॉल्वेंट? मैं बोलूंगा मेरे 5 करोड़ का जो लोन है वो आज के आज नहीं पे करना है, मुझे ईएमआई में पे करना है. करेक्ट. और मैं एक भी ईएमआई नहीं चूक रहा हूं, मैंने एक भी ईएमआई में डिफॉल्ट नहीं किया. जस्ट बिकॉज माई असेट्स आर लेस एंड लाइबिलिटीज मोर, दैट डज नॉट मीन कि मैं अपनी लाइबिलिटीज को रीपे नहीं कर पाऊंगा. Every year I will earn and out of that earning every year I will keep on paying. होम लोन हम लेते हैं, मान लो मैंने 1.5 करोड़ का होम लोन लिया, मेरा फिक्स डिपॉजिट सिर्फ 15 लाख का है. ये आप में से जितने लोग अपने घर में रहते होंगे और अगर वो होम लोन में लिया होगा, ये हम सबके घर की रियलिटी है. None of us had enough money to buy the property and that's why we took loan. Are we all bankrupt? Are we all insolvent? क्या हमारे मम्मी पापा इंसॉल्वेंट है? Just because 1.5 करोड़ का लोन है और 4 लाख का एफडी है. इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ लाइबिलिटी इज मोर देन एसेट. इंसॉल्वेंसी का असेट और लाइबिलिटी से कोई लेना देना नहीं. आप इंसॉल्वेंट होते हो जब आप ईएमआई नहीं पे कर पाते, तब आपके ऊपर बैंक आता है, बोलता है कि भाई क्या कर रहा है, तूने 1.5 करोड़ का लोन लिया, ईएमआई क्यों नहीं पे कर रहा है? और आप बोलते हो आई डोंट हैव मनी. वो बोलता है थोड़ी दिन बाद कर दोगे, आई विल नॉट बी एबल टू पे. उसके बाद आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाते हो, उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू होते हैं. यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एक बात समझो, कई लोग ऐसे हैं जिनकी असेट्स आर मोर देन लाइबिलिटी. अब समझना, आप असेट्स आर मोर देन लाइबिलिटीज एंड स्टिल दे आर इंसॉल्वेंट. बिकॉज मेरे पास फार्म लैंड है जो बिकी नहीं रही है, छोटी छोटी लाइबिलिटीज है मेरे पास असेट भी है. अब आप बोलोगे तो फिर सर वो फार्म लैंड उसके नाम पे कर दो. वो क्या करेगा उस फार्म लैंड का जो मैं नहीं बेच पा रहा? आपको लगता है वो बेच देगा? अब मैं कोशिश तो कर रहा हूं उसको बेचने की, बट आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट विल टेक. लेकिन जिसको मेरे को लोन चुकाना है वो तो तुरंत आज खड़ा है ना पैसा मांगने. उस बंदे को देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है. मेरे पास असेट है बट पैसा नहीं है, तो क्या करूं? कोई बात नहीं, यू हैव टू गो टू कोर्ट. 2016 में देखो, गवर्नमेंट्स के अच्छे काम के लिए वी शुड अप्रिशिएट. वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट दैट केम इन recent गवर्नमेंट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. 2016 से पहले कंपनी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, एलएलपी
किसी को भी इंसॉल्वेंसी करना रहता था ना, उनको नहीं समझता क्या करना है। कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट में कुछ दिया हुआ है, इंडिविजुअल के लिए पर्सनल लॉज में कुछ दे के रखा हुआ है, अलग अलग लॉज फॉलो हो रहे हैं और किसी को नहीं पता था कि किधर अप्लाई करूं, किसको बोलूं। कोर्ट में जजेस कंफ्यूज थे कि अब मैं इसको कैसे बताऊं, कौन सा मतलब लॉ फॉलो करने बोलूं और कैसे समझाओ इसको कि ये इंसॉल्वेंट हो रहा है। देन वी रियलाइज कि देयर इज अ प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, हर टाइप ऑफ एंटिटी के इंसॉल्वेंसी रिलेटेड सारे लॉज उठाए और एक एक्ट में डाला। प्रोसेस सेम है, बिल, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ऑफिशियल गैजेट, और वहां पे जन्म हुआ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। आज के डेट में आप इंडिविजुअल हो, आप कंपनी हो, एलएलपी हो, कोई भी हो, अगर आपको इंसॉल्वेंसी करनी है, आपको सिर्फ एक एक्ट फॉलो करना है, उसकी प्रोसेस फॉलो करना है, विच इज आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये 2016 के पहले नहीं था एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट। देखो क्या होता है ना भाई, पैसे से मार्केट चलता है, पैसे से इकोनॉमी चल रही। अगर लोगों का पैसा फंसने लग जाए तो उस इकोनॉमी पे लोगों का ट्रस्ट नहीं बैठता। आज फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आ रहे, अब तो जा रहे हैं, खैर वो तो अलग पॉलिटिकल इशू है, बट एक जमाना था आज से कुछ एक साल पहले जब पूरे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भर भर के इंडिया में आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि 2014 के बाद से धीरे धीरे स्टेगनेंट इकोनॉमी अपनी थोड़ी सी ना स्टेबल होने लगी है। लॉ सिंप्लीफाई हुए। आपने एक टर्म सुना होगा शायद, कई भी लोकसभा राज्यसभा के आप डिस्कशन अगर सुने होंगे, उसमें बोलता है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉ। सुना है? व्हाट डू मीन बाय डीक्रिमिनलाइजेशन? पहले कंपनीज एक्ट में एक फॉर्म नहीं भरने पे जेल ठूस देते थे। एक फॉर्म नहीं भरा, जेल जाओ। मजाक लग रहा है आपको? डू यू थिंक कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपने ये पर्टिकुलर बुक नहीं लाया ना, मैं आपको उठा के जेल में डाल दूंगा? डज इट साउंड लॉजिकल टू यू कि एक बुक नहीं लाया उसके लिए आप मेरे को जेल में डाल दोगे? दिस वॉज रियलिटी। फिर कंपनीज एक्ट में चेंजेस हुए, डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ, जहां जहां इंप्रिजनमेंट था वो हटा, उसकी जगह फाइनेंशियल पेनल्टीज आई। हमें समझा कि जेल मजाक नहीं है, ये कोई ऐसा घर नहीं जिसको रेंट पे देने का है आपको। देयर हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग कि व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्या होते हैं। मैं किसी का पैसा दबाऊं तो मेरे को जेल भेजो अगर मैं दे नहीं पा रहा हूं या आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, या मैंने बहुत हीनियस कुछ किया है, मैंने बहुत लोगों के साथ किया है। छोटे छोटे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करना और उसके लिए अगर आप जेल भेजने लगोगे, जेल कम पड़ जाएंगे भारत में। करेक्ट है ना? सो डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ। फिर बाहर के लोगों को लगा कि अच्छा अब जेल नहीं भेज रहे क्या, अब हम आते हैं इंडिया में पैसा लेके। आपको पता है नया कॉर्पोरेट लॉ बिल आ रहा है। आप लोग जब इंटरमीडिएट में जाएंगे, आप ये कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ेंगे जो मैं आज इंटरमीडिएट में बच्चों को पढ़ा रहा हूं। आपके लिए नया आने वाला है। एलएलपी एक्ट भी नया आएगा, कंपनीज एक्ट, मतलब चेंजेस है उसमें, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं। उसके अंदर और डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ है। अब अपोजिशन बोलता है तो गलत है, आप लोगों को इंसेंटिवाइज कर रहे टू डू फ्रॉड। गलत है क्या ये बात? अपोजिशन की बात गलत है क्या? वो क्या बोल रहे हैं कि आप अगर लॉ में से हर जगह से इंप्रिजन हटा दोगे तो आप तो न्योता दे रहे हैं कि अब ये वाला फ्रॉड करो, अब सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी होगी। आप एक साइड सोच रहे हो, आप दूसरा भी तो एंगल सोचो कि हमें बाहर से भी लोगों को कंफर्टेबल करना है कि इंडिया में पैसा लेकर आए, तब जाके डेवलपमेंट होगा। सो कई बार हम लोग मतलब बोलते ना, आपको पता है ना वो कि पोलराइजेशन होता है अपना, स्पेशली इंस्टाग्राम यूजर्स है हम लोग। आप जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं ना, सिर्फ उसके वीडियोस आपको दिखते हैं। इफ यू वांट टू रियली चेक, इफ यू रियली वांट टू चेक, मेक 4 or 5 इंस्टाग्राम अकाउंट्स विद डिफरेंट रिलीजियस नेम्स और किसी को फॉलो मत करो पहले, और देखो आपके फीड में क्या आ रहा है। देन यू स्टार्ट फॉलोइंग वन आइडियोलॉजी। आपने जिस नाम से आपने इंस्टाग्राम बनाया, उस नाम से एक रेडिकल थॉट वाले 1-2 चैनल्स को आप फॉलो करो एंड देन सी व्हाट हैपेंस। चारों आईडीज आप ही के फोन में होंगे, बट चारों आईडीज आपको 4 अलग एंगल से पोलराइज करेंगे। ये किसी भी देश के लिए सही नहीं है। आप यूथ है, मैं आपके लिए बता रहा हूं, एक जगह एक वीडियो एक आदमी की भी बात सुन के 100% ट्रस्ट नहीं करने का। क्वेश्चन एवरीथिंग, क्वेश्चन एवरीवन, लिसन टू ऑल द आइडियोलॉजीज एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। तो लॉ में भी वही होता है। अब आपके सामने मैंने केस बताया, अपोजिशन भी सही है कि भाई आप तो फ्रॉड करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हो, और गवर्नमेंट भी सही है कि अगर आप हर बात पे एक जेल डालोगे तो बाहर से इंडिया में लोग पैसा लेके क्यों आएंगे। दोनों में से कोई गलत है क्या? तो मैंने आपको आज 2 एग्जाम्पल दिए कि द वर्ल्ड डजंट वर्क इन ब्लैक एंड व्हाइट, इट वर्क्स इन ग्रे। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सही क्या है और गलत क्या है, एंड ट्रस्ट मी वो हर सिचुएशन में चेंज होता है। थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हो गई है ना आपके लिए, कोई बात नहीं।
लेकिन एक बात से हम सहमत है कि किसी भी ऐसे इंसान को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। हाँ भाई, बिकॉज आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो। मतलब मान लो आपने मुझसे उधारी लिया हुआ है, मैं आपके पास आया, बोला कि भाई पैसा दे दे, आपने बोला सर मेरे पास नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या होता नहीं है, मैंने तेरे को पैसा दिया है, बाय कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू पे, अभी पे। नहीं तो अगर आप इंसॉल्वेंसी नहीं क्लेम कर रहे हैं तो मैं आपके घर में घुसता हूं, मैं आपका टीवी उठा के ले जा लेता हूं, आपको अच्छा लगेगा? आप बोलोगे तो इलीगल है कि नहीं इलीगल? तो देन व्हाट इज लीगल? अगर मैं आपके घर में घुस के टीवी नहीं उठा सकता, आप मेरे को पैसा दे नहीं रहे, तो मैं करूं क्या? देन आई विल गो टू कोर्ट। मैं बोलूंगा भाई ये मेरा पैसा नहीं दे रहा है। कोर्ट आपको बोलेगी भाई क्यों नहीं दे रहा है? आप बोलोगे मेरे पास नहीं है। तो बोलेगी कोर्ट ठीक है, इसका मतलब तो इंसॉल्वेंट है। कोर्ट विल डिक्लेयर यू इंसॉल्वेंट। फिर आपका टीवी कोर्ट उठाएगा, वो बेचेगा और वो मेरे को मेरा पैसा दिलाएगा। विल आई गेट माई एंटायर अमाउंट? नो। अगर पूरा मिल जाता तो बात क्या थी? ऑफ कोर्स प्रोपोर्शनेटली सबको पैसा मिलेगा। जितने भी लोगों से आपने उधारी ली है सबको प्रोपोर्शनेटली पैसा मिलेगा। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक कॉन्विक्ट्स बताया मैंने, एक ही सेकंड, कॉन्विक्ट्स बताया, कॉन्विक्ट्स मतलब जो जेल में है। इंसॉल्वेंट बताया। फॉरेन एम्बेसडर्स पता है आपको? फॉरेन सिवरेंस जो दूसरे कंट्री के होते हैं, इंडिया में रहते हैं, वो लोगों को भी इंडिया में कुछ खरीदने बेचने के लिए अलाउड नहीं रहता है। क्यों नहीं अलाउड रहता है? अगर उन लोग को आप यहां आके कॉन्ट्रैक्ट करने दोगे तो वो यहां के सरकार के साथ मिल जाएंगे, अपने देश के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके खुद के फाइनेंशियल इंटरेस्ट यहां जनरेट हो जाएंगे। सो वी डोंट वांट आवर एम्बेसडर टू हैव पर्सनल इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया, and similarly foreign countries also don't want their ambassadors living in India to have financial interest. That's why they are prohibited from entering into any commercial contract. तो ऐसे कुछ disqualified लोग हैं जिनको हमने स्पेसिफिकली बोला है कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक कंसेप्ट है एलियन एनिमी, जस्ट 2 मिनट फिर मैं आपका ले रहा हूं। एलियन एनिमी मतलब मार्स में रहने वाले लोग। मार्स में लोग है क्या? मुझे नहीं पता। एलियन ये कंसेप्ट है, एलियन मतलब डज नॉट बिलोंगिंग टू आवर, राइट? इसका मतलब होता है एलियन। एलियन एनिमी मतलब एनी पर्सन हैविंग पैट्रोनेज विद द कंट्री विथ विच आवर कंट्री इज एट वॉर। फॉर एग्जाम्पल कल को इंडिया और चाइना का वॉर डिक्लेयर हो गया और मैं चाइना से इंडिया इंपोर्ट करता है कि नहीं करता? व्हाट विल हैपन टू दोस कॉन्ट्रैक्ट्स? कैंसिल होने चाहिए, राइट? क्यों होने चाहिए? क्योंकि अगर आप अपने देश के दुश्मनों को पैसा दोगे, वो उस पैसे से क्या करेंगे? बंदूक खरीदेंगे और वो गोली चलाएंगे, और वो गोली किस पे लगेगी? हमें बचाने वाले जो पर्सोनल वहां खड़े हैं बॉर्डर पे, उनको लगेगी। डू यू वांट टू फंड योर एनिमी? सो व्हाट शुड हैपन? एनी पर्सन हु इज टर्म्ड एलियन एनिमी, हम उसको बोलते हैं भाई यू आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। लॉजिकल है, सेंसिबल है। तो भाई इंडिया में एनी पर्सन हु इज माइनर, एनी पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड एंड एनी पर्सन हु इज एक्सप्रेसली डिस्क्वालिफाइड, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। इज इट क्लियर? तो कौन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट? मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड। क्लियर रहेगा? ठीक है। अब भाई बताओ। सॉल्वेंट है, अब पॉसिबल नहीं है ऐसा, पहले होता था। हाँ, बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अब प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं होता। अब पर्सनल लोन ले सकते हो, क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, बट देन दैट विल हिट योर सिविल स्कोर। हाँ, दैट विल इम्पैक्ट योर सिविल स्कोर। एक मोमेंट ऐसा आएगा बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट बोरिंग। और क्या होता है, हर बार आपका इंटरेस्ट तो पाइलअप हो रहा है ना। ऐसा नहीं कि 100 के लोन के लिए आप 100 ही रुपए उठा रहे हो। 100 का लोन रिपे करने आपको 120 उठाना पड़ेगा, क्योंकि पहले वाला का इंटरेस्ट देना है। सो एक टाइम ऐसा आएगा कि योर सिविल स्कोर विल बी न्यूट्रल बट योर लोन अमाउंट विल बी एक्सट्रीमली हाई एंड द बैंक विल डिनाई लोन। जिस मोमेंट पे बैंक ने लोन डिनाई किया, आपका पिरामिड स्कीम चला गया। नहीं, एवरी सो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का कंसेप्ट आया है 2016 के बाद। मैं आपको वही बोल रहा हूं, 2016 से पहले ऐसा चलता था, होता था। अब आप एक लिमिट तक ही कर सकते हो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पहले होता था। तो अब इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में हर एक इंडिविजुअल फर्म, कंपनी, सबके एवरी बोरोइंग के एवरी डिटेल बैंक्स को कंपल्सरी सबमिट करना पड़ता है। दे आर ऑल लिंक टू योर पैन नाउ। तो अब आप एक पैन नंबर डालोगे तो मैं आपका पूरा सिविल स्कोर कैसे निकलता है? सिविल स्कोर निकाला है किसी ने आप में से? व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? पैन, बिकॉज एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कनेक्टेड विथ योर पैन। तो अब वो ट्रेसेबल हो गया है। इट कैन स्टिल हैपन बट 2 या 3 साइकिल में आप पकड़ में आ जाओगे। चले फिर, आज के लिए काफी है इतना, ठीक है। एक बस लास्ट लिख लेते हैं, किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछना। कॉम्पिटेंसीज ऑफ पार्टीज यहां मैं लिख रहा हूं।
भाई लोग बोर हो रहा है क्या तुमको क्लास में? कुछ सीखने मिल रहा है? हाँ बेटा, कैपेसिटी ऑफ पार्टी भी लिख सकते हो, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी भी लिख सकते हो। कॉम्पिटेंसी मतलब आर दे कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। सो कितनी चीजें देखेंगे इसमें? 3। अब आप दोनों तरह से लिख सकते हो। मैं लिख सकता हूं माइनर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, नहीं कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। या मैं अपोजिट लिख सकता हूं कि मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड कैन एंटर। तो आपको जैसे लिखना है आप लिख सकते हो। मैं माइनर वाला लिखता हूं, माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट है? आज का आपका होमवर्क क्या है? ये आपको पढ़ के आना है, ठीक है? 1 ही मिनट बचा है मेरे पास, मैं फटाफट आपको बता देता हूं, आप लोग ये पढ़ के आना है। सेक्शन 11 बोलता है, ये देखो यहां पे कॉम्पिटेंट लिखा है, एनी पर्सन हु इज मेजर, हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड दे कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तीनों के एग्जाम्पल लिखे। मेजॉरिटी के लिए कितना ईयर्स है? 18 ईयर्स। साउंड माइंड मतलब ही शुड बी इन सेंसेस। एनी पर्सन इज ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक मतलब पागल, इडियट, ड्रंकन या भाई इसमें सब आते हैं। कोई कोमा में है, कोई ड्रग्स सूंघ के बैठा है, कोई दारू पी के बैठा है, कोई इतना बीमार है कि उसको अपना अच्छा बुरा नहीं समझ रहा, कोई इनफीबल है मतलब उसका एज ही 90+ हो गया, उसको दिखता सुना ही कुछ नहीं आता है, दे आर ऑल्सो नॉट ऑफ साउंड माइंड। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ ड्रंकर्ड आ रहा है यहाँ पे। एवरी पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छा बुरा आर अनसाउंड माइंड। उन सबको हम बोलेंगे भाई तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट मत करो। एंड देन डिस्क्वालिफाइड कौन कौन है जल्दी बताओ? एलियन एनिमी मतलब ऐसे कंट्री का आदमी जिसके साथ अपना एक्टिव वॉर है। एक्टिव वॉर समझना, अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में झड़प हो रही बट वॉर डिक्लेयर हुआ क्या? तो फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड होंगे क्या? नहीं। नेक्स्ट, फॉरेन सोवरेन्स, मैंने आपको बताया एम्बेसडर्स, हम नहीं चाहते कि ये लोग हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रखे। कॉन्विक्ट्स मतलब जेल में बैठे हैं, और इसमें इंसॉल्वेंट भी आप लिख देना, इन लोग को भी कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड नहीं। आप यहां तक का कल रीड करके आएंगे, और मैं बाकी दोस्तों से रिकमेंड, एक बार ट्राई करो बैठ के प्रॉपर लर्न करने का, इट विल हैपन। हैव फेथ इन योरसेल्फ, अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बुक्स एक साथ मिलेगी बेटा, 10 दिन लगेंगे। जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में मीटिंग ऑफ माइंड नहीं होता वो मिस्टेक माना जाता है। निकी अगर बायलैटरल है तो मिस्टेक माना जाएगा, ठीक है? निकी आपका आंसर है बायलैटरल है, जो हमारे एड्रेस तय में हुआ था, तो मिस्टेक माना जाएगा। ओके, एनीवन?